नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं परमाणु से। देखिए, किसी पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे ही परमाणु या एटम कहा जा सकता है। परमाणु किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है, अर्थात परमाणु से ही पदार्थों की संरचना होती है। परमाणु आपस में जुड़कर या तो आयन बनाते हैं या फिर अणु बनाते हैं। तो परमाणु आपस में जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं और यही अणु या आयन आपस में पुंजित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से परमाणु किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है और परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु संबंधी जो सबसे पहला सिद्धांत था वह है जॉन डाल्टन ने दिया था। राइट। अब हमारी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जैसे परमाणु सिद्धांत हो जाएगा, परमाणु मॉडल हो जाएगा, यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको आप बहुत ही अच्छे से समझते जाइएगा। राइट। तो परमाणु संबंधी जो सबसे पहला सिद्धांत था वो जॉन डाल्टन ने सन 1804 में दिया था। और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, राइट, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो कि 1804 में दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार जॉन डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे ही जॉन डाल्टन ने परमाणु कहा था। अर्थात परमाणु का सूक्ष्मतम अविभाजित मूल कण को ही परमाणु कहा जाता है और परमाणु से ही पदार्थ का निर्माण होता है और एक पदार्थ के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा संरचना क्या होती है, समान होती है। यह परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन का था और यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत ही प्रचलित था और प्रसिद्ध था, परंतु आधुनिक खोजों की वजह से या आधुनिक अध्ययन की वजह से वर्तमान समय में परमाणु को अविभाजित मूलकण नहीं समझा जाता है, क्योंकि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है और परमाणु में भी अपरमाणविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। तो आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण ना होकर परमाणु भी अन्य छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है और वो कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको अपरमाणविक मूल कण माना जाता है। राइट। अब किसी परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है ये परमाणु में कहाँ अवस्थित होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है और वहीं जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, धनावेश तो होते हैं। राइट। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, इसी संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उसमें कुछ खामियां थीं तो उन खामियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसमें भी जो खामियां थी उनको दूर करते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले किसने, जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उसमें कुछ समस्याएं थीं। उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। राइट। इसमें जो कुछ भी कमियां थीं उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। अर्थात हमें इन तीनों परमाणु मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ से जो MCQs हैं वो इन तीनों सिद्धांतों से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या इसकी विशेषता क्या है या इसमें कमियां कौन कौन सी थी, उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। राइट। थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझते हैं।
तो देखिए परमाणु संरचना, राइट, तो परमाणु को समझने के लिए या परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो पहला मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा ही दिया गया था। तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल माना जाता है और यह वर्ष 1904 में दिया गया था, जो कि किसने दिया था? जे थॉमसन ने। तो यहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि परमाणु संरचना संबंधी पहला परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। कब दिया? 1904 में। और पहला मॉडल कौन सा है? जे थॉमसन मॉडल है और इस मॉडल को ही तरबूजा मॉडल कहा जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक दृढ़ धनावेशित क्या होता है? पिंड होता है। तो जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक दृढ़ धनावेशित क्या होता है? पिंड होता है और इसी पिंड में परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है वो क्या होता है? वितरित होता है। तो जैसे यदि मैं इसको एक पूरा का पूरा क्या मान लूं? पिंड मान लूं, तो परमाणु एक धनावेशित, परमाणु एक दृढ़ धनावेशित पिंड होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण, राइट, परमाणु का संपूर्ण धनावेश वितरित रहता है और इसी धनावेश में ही जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं, राइट। इस तरीके से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर आप इसको समझना चाहें तो चूंकि इसकी तुलना उन्होंने तरबूज से की थी, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। अब तरबूज मॉडल कैसा होता है? अगर आपने तरबूज खाया हो तो आपको पता है कि तरबूज जो है इस तरीके का होता है। अगर हम यहाँ पर ये इस तरीके से बना दें, ये राइट, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये तरबूजा आधा कटा हुआ तरबूजे का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा तरबूजा। अब तरबूजे का सीधी सी बात है, जब तरबूजे को हम क्या कर दें? बीच में से काट दें तो ये तरबूजे का कलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? खाने वाला भाग हो जाएगा। तो जैसे तरबूजे को अगर हम बीच में से काट दें तो तरबूजे में आपको लाल भाग दिखाई देता जिसको हम खाते हैं, वहीं ब्लैक कलर के आपको तरबूज के क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसी ही संरचना किसकी होती है? परमाणु की होती है। और यही जो मॉडल था ये जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था कि परमाणु क्या होता है? परमाणु एक दृढ़ धनावेशित पिंड होता है जिसमें जो लाल भाग की तरह, तो जैसे तरबूज में लाल भाग खाने वाला होता है जो कि पूरा वितरित होता है, वैसे ही इस धनावेशित पिंड में धनावेश वितरित रहता है जो कि खाने वाले लाल भाग की तरह होता है। और इसी धनावेश में ही जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं। और इसी मॉडल या इसी को उन्होंने परमाणु कहा था कि परमाणु की संरचना इस तरीके से होती है, राइट। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखनी है? तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक दृढ़ गोलाकार धनावेशित पिंड होता है जिसमें धनावेश पूरे के पूरे पिंड में वितरित रहता है। साथ ही साथ इस धनावेशित भाग में ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होते हैं? वितरित रहते हैं या बिखरे हुए रहते हैं। साथ ही साथ परमाणु में जो धनावेश होता है, परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले भाग की तरह वितरित रहता है। और जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं वैसे ही इस परमाणु के धनावेश में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, राइट। और यहां पर जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। तो यह जो सिद्धांत था ये थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह परमाणु मॉडल, ये पहला परमाणु मॉडल था जो कि 1904 में प्रस्तुत किया गया था। अब हम इसकी कुछ खामियों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में सबसे पहली खामी तो यही थी कि इन्होंने ये कहा था कि धनावेशित जो भाग होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। तो यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कैसे धनावेशित भाग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन
ऋण आवेश के सहित उपस्थित हो सकते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल यह कारण नहीं समझा पाया कि कैसे धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं यह उपस्थित हो सकते हैं। दूसरा, थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग को भी या परिणाम को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। दरअसल जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसके कुछ समय बाद ही रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था और जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है खोखला भाग होता है और परमाणु में एक घनीभूत क्षेत्र होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अर्थात जे थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम को भी स्पष्ट नहीं कर पाया। और तीसरी कमी यह थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये तीन दोष थे। सबसे पहला क्या था कि धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के साथ कैसे उपस्थित हो सकते हैं इसका कारण नहीं बताया। दूसरा, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम नहीं समझाए जा सके। और तीसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। राइट, अब इन कमजोरियों या इन कमियों को दूर करने के लिए फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। राइट, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह परमाणु रदरफोर्ड ने क्यों दिया, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं इसको लेकर जो जे थॉमसन ने जो भी परमाणु मॉडल दिया था उसमें कभी यही थी कि धनावेशित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित हो सकते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो अल्फा प्रकीर्णन है इसको समझते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अब जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था इसको समझते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया और आपको पता है कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, राइट, रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा अल्फा बीटा गामा जो किरण है उसको प्रकीर्णन करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली क्या ली, सोने की पन्नी ली। तो ये क्या हो जाएगी, सोने की पन्नी हो जाएगी। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली और इस सोने की पन्नी पर एक रेडियो एक्टिव तत्व से, राइट, रेडियो एक्टिव तत्व के जो अल्फा किरणें हैं उनसे क्या की, बमबारी की। तो रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही बारीक पतली पन्नी ली और एक रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरणों की क्या की, बमबारी की। और जब बमबारी की तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष निकाले क्या कि कुछ जो अल्फा किरणें हैं वह परमाणु से विचलित बगैर क्या हो गई, सीधी निकल गई। तो ये जो अल्फा किरणें थी ये सोने की पन्नी से बगैर विचलन के क्या हो गई, सीधी निकल गई। इसका मतलब क्या है कि परमाणु का कुछ भाग जो है खोखला होता है, फिर वहीं कुछ जो अल्फा किरणें थी, राइट, कुछ अल्फा किरणें थी वह अपने मार्ग से विचलित हो गई। अर्थात अल्फा किरणों को पहुंचना था इस दिशा में, इस तरीके से पहुंचना था, परंतु अल्फा किरणें क्या हो गई, जो है विचलित हो गई। तो ये क्या हो जाएंगी, विचलित किरणें हो जाएंगी। राइट, विचलित हो जाएंगी। वहीं कुछ अल्फा किरणें ऐसी थी जो कि वापस उसी दिशा में लौट गई इस तरीके से। और इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि चूंकि कुछ किरणें जो घनीभूत क्षेत्र है वहां से टकराकर वापस लौट गई, इसका तात्पर्य उन्होंने निकाला कि अवश्य ही परमाणु के अंदर एक घनीभूत क्षेत्र होता है जिसकी वजह से ही जो किरणें हैं वह क्या हो गई, वापस मुड़ गई। और रदरफोर्ड ने इसी घनीभूत क्षेत्र को ही क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। तो इस तरीके से एमसीक्यूज में आप ये भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले 1804 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए परमाणु के जो खोज करता है वो जॉन डाल्टन माने जाते हैं। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था और इसी से बताया था कि परमाणु के अंदर एक घनीभूत क्षेत्र होता है जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया था। तो नाभिक के जो
नाभिक जो होते हैं, नाभिक की खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? रदरफोर्ड ने माने जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, उस रेडियो एक्टिव तत्व की अल्फा किरणों की बमबारी सोने की पतली पन्नी पर की और 3 निष्कर्ष निकाले। पहला नंबर क्या है कि कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो सोने की पन्नी से सीधी निकल गई, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई, और उन्हीं विचलित किरणों में कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो वापस उसी दिशा में लौट आई। इसका अर्थ उन्होंने यह निकाला कि जाहिर सी बात है परमाणु में, राइट, परमाणु में एक घनीभूत क्षेत्र होता है और इसी घनीभूत क्षेत्र को ही उन्होंने क्या कहा था? नाभिक कहा था। तो इस तरीके से ये 3 जो हैं हम अभी समझ चुके हैं। तो कुछ जो अल्फा कण हैं या अल्फा किरणें हैं ये सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई, अर्थात परमाणु में अधिकांश क्षेत्र क्या होता है? रिक्त होता है। कुछ जो अल्फा कण हैं या अल्फा किरणें हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो कुछ जो अल्फा किरणें हैं वह अब उसी दिशा में पीछे की ओर लौट आई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु में एक घनीभूत क्षेत्र होता है जहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। उसी घनीभूत क्षेत्र को रदरफोर्ड ने क्या माना? रदरफोर्ड ने उसी घनीभूत क्षेत्र को नाभिक माना, राइट। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या की 10⁵ गुना छोटी होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। अब हम यहां पर जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, राइट, यह नाभिकीय मॉडल है, इसको समझते हैं, राइट। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अब परमाणु मॉडल को इस तरीके से प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया कि किसी भी परमाणु, राइट, किसी भी परमाणु के अंतर्गत एक घनीभूत क्षेत्र होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक का। और रदरफोर्ड ने बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं जो कि क्या है? धनावेशित कण होते हैं, यह प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इसी नाभिक के चारों ओर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, राइट। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और दूसरी चीज इसी धनावेशित भाग को ही, या परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है और इसी घनीभूत क्षेत्र में ही परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। और इसमें ही क्या होते हैं? ये धनावेशित होता है और इसमें ही प्रोटॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसी नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, राइट। तो चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। और यहाँ पर नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप याद रखें 10⁵, राइट, जो मैंने बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। अर्थात रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या है, राइट, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है और वहीं नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, राइट। तो अब तक हम जो है 2 परमाणु मॉडल को पढ़ चुके हैं, राइट। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है और इस धनावेशित भाग को ही उन्होंने नाभिक कहा और नाभिक में ही प्रोटॉन अवस्थित होते हैं जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं और नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। यह था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, राइट। अब रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में भी कुछ कमियां थी। वो कमियां कौन कौन सी थी समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि परमाणु उदासीन कैसे रहता है, क्योंकि अगर
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्रण करेंगे। तो यहां से समझिए आप, राइट। रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे तो वह त्वरित होंगे, और यदि कोई भी पिंड त्वरित होता है तो वह विकिरण उत्सर्जित करता है। क्लियर। नाभिक, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वो त्वरित होंगे, और त्वरित होंगे तो वह विकिरण को उत्सर्जित करेंगे, और यदि विकिरण को उत्सर्जित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो एक समय पर जाकर समाप्त हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से जाकर टकरा जाएगा, और इस तरीके से जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड यह बताने में असफल रहे कि परमाणु स्थायी कैसे होता है। साथ ही साथ दूसरी चीज वो ये भी बताने में असफल रहे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार विद्यमान होते हैं, उनकी ऊर्जा कितनी होती है, यह भी बताने में रदरफोर्ड असफल रहे। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। तो एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कौन सा परमाणु मॉडल यह बताने में असफल हुआ कि परमाणु अस्थायी होता है, तो जो ये कौन सा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह बताने में असफल रहा कि परमाणु अस्थायी कैसे होता है। तो वहीं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल यह बताने में असफल रहा था कि कैसे धनावेश के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के साथ उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो दरअसल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे जो भी प्रश्न उठाए गए थे या जो भी सवाल पूछे गए थे उनके समाधान के लिए ही नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर आधारित था, इसीलिए इसे बोर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। क्लियर। तो दो चीज याद रखेंगे, बोर का परमाणु मॉडल को ही रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है, और वह क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित था, इसीलिए इसे बोर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। और ये जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था उसके आधार पर ही यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। बोर का जो परमाणु मॉडल था वो सन 1913 में नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था, और नील्स बोर के अनुसार जो परमाणु मॉडल है वो इस तरीके से होता है। देखिए, रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के अंदर ही क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा कितनी होती है, ये कहाँ अवस्थित होते हैं। इसको व्यवस्थित तरीके से नील्स बोर ने समझाया। नील्स बोर ने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर तो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही कक्षा में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं, राइट। तो पहली चीज ये स्पष्ट हुई कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही, राइट। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उन इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है, राइट। तो नील्स बोर ने कहा कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और उन निश्चित कक्षाओं को ही उस इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका विकिरण नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा नहीं खोएगा और वह परमाणु से नहीं टकराएगा, नाभिक से नहीं टकराएगा, इसलिए परमाणु क्या होगा, स्थायी होगा। क्लियर। साथ ही साथ नील्स बोर ने यह भी कहा था कि ये जो कक्षाएं होती हैं इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, अर्थात
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक विशेष कक्षा अर्थात विशेष ऊर्जा स्तर में ही जो है चक्कर लगाता है और इन कक्षाओं को K, L, M और N के द्वारा या ऊर्जा स्तर 1, 2, 3, 4 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहां से भी आप याद रखें कि जो कक्षाएं हैं, राइट, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं को ऊर्जा स्तर किसने माना? नील्स बोर ने ही माना था। साथ ही साथ नील्स बोर ने यह भी कहा था, तो नील्स बोर ने परमाणविक वर्णपट या एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है इसकी असंतता की भी व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो परमाणु होता है, प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है ये विशेष कक्षा में ही क्या करता है? चक्कर लगाता है और यह हमेशा जिस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है उसमें यह विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, परंतु यदि यह अन्य क्षेत्र से या अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर ले तो यह ऊर्जा लेकर जो है उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में भी जा सकता है और जब यह उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली स्तर कक्षा में आएगा तो इन कक्षाओं की या इन दोनों ऊर्जा स्तरों में जितना भी अंतर होगा उतनी ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो ये भी आप याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे ही ऊर्जावान अवस्था या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं में जितना अंतर होता है उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। क्लियर? इस तरीके से जो परमाणु मॉडल है वो क्या होता है? स्थायी बना हुआ रहता है और इन्हीं ऊर्जा स्तरों को ही क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है, जिनको K, L, M, N के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? अब नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला तो यही था कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने हाइड्रोजन का जो ऊर्जा स्तर है उसके बारे में तो सफल व्याख्या की। तो नील्स बोर के द्वारा हाइड्रोजन, राइट, जिसमें केवल और केवल क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या होगी। परंतु ऐसे तत्व जिनके परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, राइट, जिनमें अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाई। साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो ये था कि जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की मोटी रेखाएं, राइट, जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की जो मोटी रेखाएं होती हैं वो अंततः महीन रेखाओं में क्या होती हैं? बनी हुई होती हैं, राइट। इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नील्स बोर के द्वारा जो जीमन प्रभाव है इसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकी थी। तो ये दो चीजें आप प्री के लिए याद रखें। एक तो यही था कि जिन इलेक्ट्रॉन, राइट, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी उनके परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई और दूसरा जीमन प्रभाव की व्याख्या भी नील्स बोर के परमाणु मॉडल से नहीं हुई थी। क्लियर? अब ये जीवन प्रभाव क्या होता है ये भी समझ लीजिए, राइट। तो देखिए क्या होता है कि जिस वस्तु से किसी का भी क्या होता है? विकिरण का उत्सर्जन होता है। तो यदि कोई तत्व है, परमाणु है, उससे विकिरण का उत्सर्जन होता है और यदि उसको चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रखा जाए तो उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखा है वो क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो यदि परमाणु से विकिरण उत्सर्जित होता है और यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रम रेखा विभक्त हो जाती हैं और इसी चुंबकीय रेखाओं के विभक्त होने को ही या स्पेक्ट्रम रेखाओं के विभक्त होने को ही जीमन प्रभाव कहा जाता है और इसके बारे में भी नील्स बोर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। क्लियर? तो कुल मिलाकर जो परमाणु मॉडल है वो किस तरीके का है? सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने बताया कि ये परमाणु है, फिर नील्स बोर ने बताया कि इसमें नाभिक होता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। फिर नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, राइट, और इस तरीके से ये ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। अब किसी भी तत्व में की जो कक्षाएं हैं,
राइट, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको दरअसल बोर-बरी नियम के द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है। राइट, तो बोर-बरी नियम क्या कहता है, किसी भी कक्षा में या जो ऊर्जा स्तर होती है, राइट, तो किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोर-बरी नियम के अनुसार कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है, जहां पर n क्या है, उस ऊर्जा स्तर का क्या है, क्रम है। जैसे जो नाभिक है, तो नाभिक के सबसे पास में जो ऊर्जा स्तर होता है k, फिर क्या होता है l, फिर उसके बाद में क्या आएगा m, उसके बाद में क्या आएगा ऊर्जा स्तर n आएगा। राइट, तो k, फिर ये हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा n। तो यहां पर अगर हम देखें तो k कितना होता है 1, l कितना होता है 2, m कितना होता है 3, n कितना होता है 4। राइट, तो बोर-बरी के नियम के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, और उसको इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। जैसे 2 गुणित, अगर हम m कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 गुणित 3, और 3 का भी क्या करना है इधर स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है कि m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, n हो सकती है। n कक्षा में अर्थात n बराबर 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 गुणित 4 की घात 2 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, तो 32। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बोर-बरी के नियम अनुसार k कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 2, l में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 गुणित 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। राइट, m में हमने देखा कितनी है 18, और जो n है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32, तो 2 8 18 32। राइट, इस तरीके से बोर-बरी के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु की जो सबसे बाह्य कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, और ये मोस्ट आईएमपी नियम है, क्योंकि आगे जब जाकर हम बैलेंसी को पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, या जो बॉन्डिंग है उसको समझेंगे तो ये नियम आता है। तो किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, और जिस परमाणु के बाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, तो वो उसको एक तरीके से, और उसका जो है माना जाता है कि उसका अष्टक पूर्ण है। और यदि किसी परमाणु के, राइट, यदि किसी परमाणु की कक्षा, अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम है तो माना जाता है कि उसका वाहतम कक्ष जो है अपूर्ण होता है, और उसी वाहतम कक्ष को पूर्ण करने के लिए ही परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं या संयोग करते हैं, जिससे ही दो परमाणुओं के बीच में बंधों का निर्माण होता है, और इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ बोर-बरी का एक नियम और आप याद रखें कि किसी भी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली जो जितनी भी भीतरी कक्षाएं हैं वो पूर्णतः नहीं भर जाती हैं। अर्थात सबसे पहले के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने कहा, यदि किसी परमाणु में 20 जो है इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 20 के 20 इलेक्ट्रॉन एन कक्षा में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले के में भरा जाएंगे, जब ये पूर्ण तरीके से भर जाएगा तो फिर एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं। राइट, इससे स्पष्ट होता है कि जो परमाणु होता है उसमें कक्षाएं क्या होती हैं, क्रमानुसार भरी हुई होती हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे शुरू में, राइट, सबसे शुरू में जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, अगर हम अभी तक परमाणु के पूरे जो है सार को समझें, राइट, तो सबसे शुरू में सन 1804 में जॉन डाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम एवं अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसी अविभाजित सूक्ष्मतम कण को ही जॉन डाल्टन ने परमाणु माना। परंतु आधुनिक खोजों से यह ज्ञात होता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि परमाणु को भी अब परमाणुिक कणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ अवस्थित होते हैं, इसके बारे में 3 मॉडल आए।
राइट। सबसे पहला आया जे थॉम्सन का मॉडल। जे थॉम्सन ने कहा था कि परमाणु एक दृढ़ धनावेशित क्या होता है, पिंड होता है, जिसमें संपूर्ण धनावेशित वितरित रहता है और इसी धनावेश में ही इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋणावेश होता है वो उपस्थित होते हैं। परंतु धनावेश के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होंगे, इसकी वजह से इसमें कमियां निकाली गई। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, राइट। और नाभिक कैसा होता है, धनावेश होता है, अर्थात नाभिक के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर ही वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परंतु रदरफोर्ड ने यही नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं और उनकी ऊर्जा कितनी होती है। फिर निल्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष ऊर्जा स्तर होते हैं, इन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे ही कक्षा कहा, राइट। और इसी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर आखिरी में हमने बोर-वरी का नियम भी समझा। तो बोर-वरी के नियम ने ये बताया कि किसी भी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राइट। तो किसी भी जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये हमने बोर-वरी के नियम से जो है समझा है, राइट। तो आपको अब परमाणु क्या होता है, परमाणु का मॉडल क्या होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।